चलिए, तो कल के टॉपिक को जहाँ तक हम लोगों ने किया था उसके बाद हम इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। यानी जो लास्ट टर्न पे टॉपिक हमने कराया था उसमें हमने ये बताया था कि अगर किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को या सॉलिड सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉल्बिलिटी जो होती है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बिहाफ पर ही टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर उसके रेट में चेंज आता है। इसका मतलब क्या बताया था कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो या टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो आपकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर उस केस में एक्सोथर्मिक केस में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी, ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एंडोथर्मिक में भी यही कॉन्सेप्ट लगा था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्बिलिटी का रेट बढ़ जाएगा और अगर टेम्परेचर घटाते हो तो सॉल्बिलिटी का रेट घट जाएगा। इतना हम लोगों ने कर दिया था। आज हम लोगों को एक नया टॉपिक उसी का सीखना है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, यानी किसी गैस की सॉल्बिलिटी किसी लिक्विड में किस तरह से डिफाइन होती है। देखिए, ऐसा है कि अगर कोई लिक्विड सॉल्वेंट आपके पास है, ठीक है, और आप किसी गैसियस स्पीसीज को इसमें डिसॉल्व करने का प्रयास करें तो ये जो गैस है ये इस सॉल्वेंट में एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर एक डेफिनिट अमाउंट में ही ये गैस डिसॉल्व होगी। अगर आप इसका ह्यूज अमाउंट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहें तो विदाउट प्रेशर यू कांट डिसॉल्व मोर गैस इन दैट टाइप ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, इसके ज़्यादा अमाउंट को आप इसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि गैस फ्री होती है। ठीक है ना, तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जितनी डिसॉल्व हो सकती है उतनी डिसॉल्व हो जाएगी। एग्जांपल के लिए वाटर का अगर एग्जांपल लें तो उसमें ऑक्सीजन का एक सर्टेन अमाउंट ही डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए इस पर अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में गैस को डिसॉल्व करना है तो ज़्यादा अमाउंट में इस लिक्विड सॉल्वेंट पर गैस को किस तरह से डिसॉल्व करेंगे, तो आंसर होगा अप्लाई द प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें तो प्रेशर अप्लाई करने पर इस गैस की ज़्यादा क्वांटिटी यानी ह्यूज क्वांटिटी को आप इस सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व कर पाएंगे। कैसे, देखिए प्रेशर से कैसे डिसॉल्व कर पाओगे। सपोज दैट इसके अंदर हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और थोड़े से गैस के पार्टिकल ले रखे हैं। ये देखिए, ये गैसियस पार्टिकल हैं, ठीक है ना। और यहाँ एक केस और हमने बनाया हुआ है, जरा देखिए ध्यान से। यहाँ हमने प्रेशर को इंक्रीज किया हुआ है, इस पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया है और ये लिक्विड है और इसमें जो गैसियस पार्टिकल होंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। देखिए इस सिचुएशन पर जो पिस्टन ऊपर है, इस सिचुएशन पर इस पर प्रेशर कम अप्लाई है, तो प्रेशर कम अप्लाई करने पर क्या है कि जो गैसेस पार्टिकल है वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन जिस समय आप प्रेशर मेंटेन करोगे तो ये गैसेस मॉलिक्यूल जो होंगे वो तेजी से स्ट्राइक करेंगे इसके सरफेस पर, इस वेजल के सरफेस पर, जिस वजह से इस गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। किस केस पर, when pressure increases। अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना, ये तो हो गई कि प्रेशर का इस सॉल्युबिलिटी से क्या रिलेशन होता है। ठीक है, इसी प्रेशर का इस सॉल्युबिलिटी से रिलेशन सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था उनका नाम था सर हेनरी। हेनरी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन दिया था। ठीक है ना, इनके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सी बात इन्होंने कही थी। ठीक है ना, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो भी क्वांटिटी गैस की आप इस गिवन सॉल्वेंट में, गिवन लिक्विड सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, द क्वांटिटी और द अमाउंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस इंक्रीजेस ऑन दैट सॉल्वेंट, उस सॉल्वेंट में जो गैसियस सब्सटेंस का अमाउंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, तो इस बिहाफ पर इन्होंने एक रिलेशन दिया था जो इनके इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता था। उन्होंने क्या कहा, जैसे मैंने बताया, अमाउंट ऑफ गैस dissolved in given solvent in liquid state I am talking about, directly proportional to pressure of the gas.
pressure of the gas. Pressure of the gas means pressure applied on the gas while you are dissolving the amount of the gas in a certain solvent. तो यहाँ पे इस हिसाब का फॉर्मूला इन्होंने बताया। अब इसको इन्होंने सपोर्ट कैसे किया वो देखिए, बताते हैं। तो देखिए हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, अभी अभी मैंने बताया कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सीधा सा कॉन्सेप्ट था इनका कि अमाउंट ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे गैस का अमाउंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर अमाउंट ऑफ गैस जो अमाउंट ऑफ उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हो, अगर उसको हम एक्सप्लेन करें या एक्सप्रेस करें मोल फ्रैक्शन से, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी एक अमाउंट होता है वही गैस का। मोल फ्रैक्शन इज सिंपली डिनोटेड एज x, और प्रेशर जो आप अप्लाइड कर रहे हो, प्रेशर को आप एक्सप्रेस करो P से, तो इनके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला जनरेट होगा जिसको आप बोलोगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। P क्या है, इसको प्रेशर ना कह के पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और x क्या है, मोल फ्रैक्शन। देखिए यहाँ हम मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको कंसीडर करो एज अ अमाउंट, जो अमाउंट उस गैस का उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिया हुआ है। तो ये आपका फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम P को एक्सप्लेन करें तो P इक्वल्स टू फॉर्मूला बनेगा KH इंटू एक्स। कैपिटल X बना लो या स्मॉल x बना लो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। यहाँ पे एक कांस्टेंट हमने ऐड किया है जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ये बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी कांस्टेंट जो होता है, हेनरी कांस्टेंट ये टाइप ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। टाइप ऑफ गैस, ये टाइप ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। इवन इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये सब सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो अगर हम लोग KH की बात करें तो देखिए KH की जो वैल्यू होती है किसी सर्टेन या डेफिनिट टेम्परेचर पर, किसी गैस की बात करें अगर हम, किसी डेफिनिट टेम्परेचर पर वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है ना। डेफिनिट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। अगर आप टेम्परेचर वेरी करोगे, इफ वी वेरी द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को वेरी करें यानी टेम्परेचर को घटाएं या बढ़ाएं, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, यानी KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। और आपने पढ़ रखा है टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बताइए, क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज करती है, और अगर उसका टेम्परेचर कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे क्या है कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसका मतलब जिस सिचुएशन पर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो KH वैल्यू बढ़ जाती है, और KH वैल्यू जो बढ़ जाती है, KH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के। यानी अगर दो कंपोनेंट हम आपको दे दें A और B, A का हम आपको KH दे दें, मान लो सपोज दैट हम अज्यूम कर रहे हैं 2, ये KH है, ठीक है। बार यूनिट होता है क्योंकि यहाँ पे जो P होता है वो KH X फॉर्मूला होता है। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, और ये आपका जो X होता है मोल फ्रैक्शन, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है ना। तो P का जो यूनिट होता है वही समथिंग समथिंग KH का यूनिट होता है। तो यहाँ पे 2 बार, किलो बार कुछ भी दे दें, और यहाँ पे इसका दे दें 3 बार, ठीक है ना। तो अगर KH की वैल्यू जिस केस में ज़्यादा होगी तो इसका मतलब KH की वैल्यू ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसका, ठीक है ना, और उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब इसका KH कम तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी A जो होगा वो इजीली सॉल्युबल होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। ज़्यादा अमाउंट इस गैस का
लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगा। जबकि B का अमाउंट आप देख रहे हो KH की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है, तो KH की वैल्यू ज़्यादा होने पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो ये लेस सॉल्युबल होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको KH का रिलेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे ही जनरली क्वेश्चन वो दे देता है ABCD और तीनों की KH वैल्यू दे देगा, तब आपसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा वो, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, आगे बताते हैं। चलिए आगे करते हैं इसी को। तो देखिए अभी अभी मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो KH वैल्यू होती है ये हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी कांस्टेंट। और हेनरी कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 सॉल्युबिलिटी के, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना, इसका मतलब जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, पानी में रहने वाली जो स्पीसीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कोल्ड वाटर में अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं कंपेयर टू हॉट वाटर। इसका मतलब ये होता है कि जब गर्मी के दिनों में ऊपर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, यानी ऊपर का जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस सिचुएशन पर टेम्परेचर ज़्यादा होने से उस सरफेस पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, यानी ऊपर के सरफेस पर ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी। इन कंपेयर अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाएं, डेप्थ में क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए भी यही आपका हेनरी लॉ ही वैलिड होता है, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। देखिए बहुत कॉमन चीज़ें हैं। एक तो यही आपका प्रोसेस है, इसमें एप्लीकेशन पार्ट है एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मतलब यही होता है कि जो गर्मी के दिनों में ऊपर का जो टेम्परेचर होता है, जो रिवर्स होती है, जो लेक होती है, उनमें ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ऊपर लेवल पर कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो नीचे गहराई पर, डेप्थ पर जाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको उतनी ऑक्सीजन मिल जाती है जितना उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये हो गई। एक आप दूसरा फंक्शन समझ सकते हो स्कूबा डाइवर्स वगैरह के बारे में। स्कूबा डाइवर्स शायद जानते होंगे आप लोग। स्कूबा डाइवर्स का सीधा सा मतलब होता है कि जो पानी के अंदर, जो जिनको गोताखोर बोलते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, तो वो पानी के अंदर जो ट्रैवल करके जाते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अगर वो केवल एयर का यूज़ करते हैं, अगर वो एयर का यूज़ करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब वो डेप्थ पर जाते हैं, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई चीज़ गहराई में जाती है पानी के नीचे, तो वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं वहाँ प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब अब ब्रीथिंग के थ्रू जो एयर वो गेन करेंगे ना, तो वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो ब्लड में डिजॉल्व होने लगेगी, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो वो एयर का जो क्वांटिटी होगा, जिसमें नाइट्रोजन सर्टेन अमाउंट में आपकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगी, तो उसके बाद वो ब्रीथिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन होगी, जो नाइट्रोजन होगी, वो उनके ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब जब वो ऊपर आएंगे उस सरफेस से, तो उस सिचुएशन में प्रेशर आपका रिड्यूस करेगा, और प्रेशर रिड्यूस करने से, अगर प्रेशर रिड्यूस करेगा तो जो अमाउंट एयर का उनके ब्लड में डिसॉल्व हो चुका है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, जिससे उनकी बॉडी में पेन होगा, और इट कैन बी डेंजरस फॉर लाइफ टू। ये उनके जीवन के लिए भी बहुत डेंजरस है। और इस तरह की जो मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स। ये कभी कभी ऑप्शन में पूछ देता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है ना। बेंड्स वो मेडिकल सिचुएशन होती है, ठीक है ना, इसमें उनकी बॉडी में इतना पेन होता है कि वो इससे डेथ भी हो सकती है उनकी, ठीक है ना। तो इस बेंड्स को अवॉइड करने के लिए, किया क्या जाता है, उसमें वो लोग कुछ इनर्ट गैसेस की मिक्सिंग करते हैं। उस एयर में वो इनर्ट गैसेस की मिक्सिंग करते हैं, जिसमें वो लोग हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
इन सब का अमाउंट वो यूज़ कर देते हैं। उससे क्या होता है, इनमें भी एक रेशियो होता है, एक परसेंटेज होता है, किस परसेंटेज में वो उसको यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, ये इस बेंड्स को अवॉइड करता है। हीलियम एक इनर्ट गैस होती है, तो ये जो डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी होता है डेप्थ पर जाने पर, तो ये उससे रिलीफ मिल जाता है इसमें। और वो जो उनकी बॉडी में प्रेशर के साथ जो डिसॉल्व होने का जो रेट होता है वो डिक्रीज कर जाता है या रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। एक ये हो सकता है इसका एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन आपका स्कूबा डाइवर्स का हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा एक और इसका एप्लीकेशन हो सकता है, देखिए अगर हाई एल्टीट्यूड की बात अगर हम करें, हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है ना, जो हाई एल्टीट्यूड्स पर लोग रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब जो ऊंचाई पर लोग रहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ प्रेशर डिक्रीज करता है। देखो ये कॉमन चीज़ें हैं, इतना कुछ इश्यू नहीं है इसमें कि एप्लीकेशन में, ये सब डेली वाली चीज़ें हैं जो होती रहती हैं, बशर्ते हम लोग पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, देखो हाई एल्टीट्यूड में जो पहाड़ी आड़ी क्षेत्रों पर बहुत ऊंचाई पर रहते हैं, तो वहाँ प्रेशर कम होता है, प्रेशर विल बी लेस, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर कम होने की वजह से जब वो लोग ब्रीथिंग करते हैं, जब वो लोग सांस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो उनकी बॉडी में जाती है, तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाती है प्रॉपर, जितनी उनको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो एल्टीट्यूड पर वो ऑक्सीजन की उनकी जो बॉडी में होती है वो लैक बनी रहती है, वो कमी बनी रहती है, जिस वजह से वो टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक थकान का अनुभव उनको होता है, एक्सपीरियंस होता है। यहाँ भी एक मेडिकल सिचुएशन ही क्रिएट होती है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, इनमें चक्कर अक्कर वगैरह भी आ जाते हैं। इस तरह की जो डिसीज तो नहीं कहेंगे, इस तरह का जो मेडिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल हम बता दें, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कीजिए, अगर आप सीढ़ियों से ऊपर की तरफ कभी जाएं, ठीक है ना, काफ़ी अगर हाइट तक आपको जाना हो, तो आपको ऊपर जाते समय थकान का अनुभव ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यानी यू विल बी टायर्ड इफ़ यू आर क्लाइंबिंग अपर। इसके अपोज में अगर आप नीचे उतर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको थकान का अनुभव कम होगा। कई सारी चीज़ें हैं, तो इसको राइट डाउन करो, आगे की चीज़ बताते हैं। देखिए अब हिंदी का लॉ फिनिश हो गया है। हिंदी के लॉ के बाद हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म है, वो टर्म आप सीख लो ताकि आगे इसको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए एक टर्म आता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर होता क्या है, ये आप समझ लो पहले, क्योंकि अभी आप इसके बाद राउज लॉ पढ़ेंगे। तो राउज लॉ जब पढ़ेंगे, तो राउज लॉ आपको दो तरह से उसको क्लासीफाइड किया जाएगा राउज लॉ को। एक राउज लॉ होता है जब हम उसमें वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करें, और एक राउज का लॉ तब होता है जब उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें। तो पहले में कुछ कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि वेपर, ठीक है। तो उसके लिए अभी हमने बताया कि वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उनके बारे में जान लो। वेपर प्रेशर होता है, ये वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या है, ये बेसिक टर्म है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपली क्या एक्सप्लेन करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये जान लो। देखो वेपर प्रेशर का सीधा सा मतलब होता है, अगर सपोज दैट आप किसी लिक्विड को इसमें हीट कर रहे हो, ठीक है, एक इमेजिनरी वॉल हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर किसी लिक्विड को हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये हीट करोगे तो इसका जो भी वेपर बनेगा, यहाँ कुछ ना कुछ इसका वेपर डिपॉजिट होने लगेगा, ठीक है ना। तो इस लिक्विड का जो हीट होके पार्ट ऊपर डिपॉजिट हो रहा है वेपर के फॉर्म में, ये कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा इस वॉल पर। इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लो कि वेपर प्रेशर का मतलब, या इसका मतलब, अगर ये जो भी आप सॉल्यूशन हीट कर रहे हो, अगर इसका बीपी ज़्यादा होगा,
अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, वेपर कम इकट्ठा होगी, कम यहाँ पे गैदर्ड होगी, क्योंकि इसका बीपी क्या है, कम है, सॉरी ज़्यादा है। अगर बीपी इसका कम होगा इसका मतलब 100 डिग्री, देखिए दो टेम्परेचर है, अगर कोई लिक्विड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है और कोई 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है, तो जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है उसका वेपर इधर ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वो लाइट टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर ही वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर अगर बॉयल हो रहा है तो यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ इंक्रीमेंट होगा वेपर प्रेशर पर। और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम गैदर्ड होगा, क्योंकि इसको वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है ना। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होता है। देखिए अगर आप यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है, ये आपने इमेजिनरी वॉल एक बना दी यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसमें आपने एक सॉल्यूट ऐड किया, ठीक है ना, सॉल्यूट, अगर यहाँ पे आपने सॉल्यूट ऐड किया तो जो सॉल्यूट आपने ऐड किया वो है कैसा, वो वोलाटाइल है या वो नॉन वोलाटाइल है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल होता क्या है हम आपको बता दें। देखिए वोलाटाइल का मतलब होता है आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, या हीट करो तो वो साथ साथ वेपर फेज में, जो वेपर फेज में गैदर्ड होगा उसमें दोनों कंपोनेंट हों। देखिए अगर इसमें हमने सॉल्यूट को ऐड किया, सपोज दैट सॉल्यूट पार्टिकल्स ये हैं, ठीक है, जिस सिचुएशन पर आप इस सॉल्यूशन को हीट करोगे, आप सॉल्यूशन इसको हम बोल रहे हैं, पहले सॉल्वेंट था अब ये सॉल्यूट ऐड हो गया, और वो सॉल्यूट है कैसा, वोलाटाइल। तो जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ जो वेपर गैदर्ड होगी उस वेपर में दोनों कंपोनेंट होंगे। इसका मतलब ये वेपर जो होगी वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की वेपर होगी, ठीक है ना। अगर इसी के रिवर्स में, कन्वर्स में, अगर हम इसमें जो सॉल्यूट ऐड करें वो नॉन वोलाटाइल हो, कैसा हो, नॉन वोलाटाइल। अगर सपोज दैट हम दूसरा एग्जांपल लें, ये सॉल्वेंट ले लिया, इधर इमेजिनरी ये वॉल बना दी, ठीक है, और इसमें जो भी सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, अगर ये सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल, सपोज दैट ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, ये पार्टिकल, तो जिस सिचुएशन पर आप इसको हीट करोगे तो यहाँ जो वेपर जनरेट होगी वो वेपर केवल और केवल सॉल्वेंट की होगी। दैट्स मीन्स सॉल्यूट विल नॉट टेक पार्ट इन दैट वेपर ड्यू टू नॉन वोलाटाइल कैरेक्टर ऑफ द सॉल्यूट। बट इन केस ऑफ दिस वन, व्हेन यू dissolve that type of solute which is volatile, then if you heat up that solution, then the vapor pressure which is generated through that type of solution will be the पार्ट ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। इसका मतलब इसमें दोनों कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, जबकि इस पार्ट में जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है वो, देखिए ऐसा है कि जो नॉन वोलाटाइल है वो तो वेपर में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि वो नॉन वोलाटाइल है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। इसके बाद बात कर दें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट की। देखो इलेक्ट्रोलाइट, इसमें जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो बेसिक लेवल में क्या होता है, इसका मतलब जब हम लोग 11th 12th की बात करते हैं या छोटे छोटे एग्जाम्स की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, जो भी न्यूमेरिकल्स आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर लगते हैं, आप 12th के सारे न्यूमेरिकल्स चेक कर लो, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल आई एम टॉकिंग अबाउट, तो उसमें क्या है कि उसमें वो हमेशा जो भी सॉल्यूट ऐड करता है वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता है, ठीक है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐड करता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब ऐड करता है तो हमारे कोलिगेटिव फॉर्मूले जो हैं वो सीधा सीधा अप्लाई हो जाते हैं, उसमें किसी तरह का कोई फैक्टर इंक्लूड नहीं किया जाता है। जबकि अगर वो इलेक्ट्रोलाइट कोई ऐड कर दे उस सॉल्यूट के जगह पर तो आपको एक न्यू फैक्टर ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं वान हाफ फैक्टर। ये हम निकालना आपको सिखाएंगे कि वान हाफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है और वान हाफ फैक्टर की वैल्यू किस केस में क्या क्या होती है। इसके दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होते हैं, या जिनमें एसोसिएशन होता है उसके लिए आप उस वान हाफ फैक्टर को क्या लोगे, और जो
डिसोसिएशन होता है उसमें वन हाफ फैक्टर को क्या लोगे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे पीजीटी वगैरह है उनमें ये चीज़ पूछी जाती है और पूछी भी गई है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, देखो इलेक्ट्रोलाइट को हम बहुत सिंपल से एक्सप्लेन कर देंगे, सबको पता होगा। इलेक्ट्रोलाइट सिंपली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको अगर आप मॉल्टेन स्टेट में रखें या लिक्विड स्टेट में ले जाएं या वाटर में डिसॉल्व करें तो आसानी से उनमें आयंस क्रिएट हों, ठीक है, उसमें आयंस प्रोड्यूस हो जाए, ठीक, ऐसे भी समझ सकते हो, या आप ऐसे समझो कि जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से हो जाए। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसी में अच्छे से होगा जिसमें आयंस होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल कहने का मेरा वही मतलब है, जिनमें आयंस होंगे। अब इनमें भी इलेक्ट्रोलाइट को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दो होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, 100% आयनाइज होते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कोई इलेक्ट्रोलाइट अगर दे दिया जाए आपको, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि अगर आपको जानकारी है तो आप बता दोगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयनाइज होता है। अदरवाइज अगर कोई नया आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा तो या तो परसेंटेज आयनाइजेशन वो गिवन करा है, नहीं तो ऐसे पता चलता नहीं है इसका। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका HCl है, ठीक है ना, H2SO4 है, या आपका NaOH है, ठीक है, या NaCl है, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं क्योंकि इनका आयनाइजेशन 100% होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड बेस आ जाते हैं आपके, जैसे NH4OH, ये वीक बेस है आपका, आ जाएगा H2CO3, ठीक है ना, और CS3COOH एसिटिक एसिड, ये सब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे। देखिए इसमें ये चैप्टर जो आप सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर्स में सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक्स हैं, कुछ आगे की भी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझते हो और कितने अच्छे से वो चीज़ें समझ रहे हो। हमने बताया ये आधे से ज़्यादा चीज़ें जब आप कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी जैसे राउल्ट लॉ पढ़ते हो, किसी से अगर राउल्ट लॉ पूछा जाता है तो सीधा सीधा वो डेफिनेशन बताता है कि जो एलिवेशन होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन के होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ केस ये जनरेट होता है कि अगर आप राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो राउल्ट लॉ को आप किस बिहाफ पर एक्सप्लेन कर रहे हो, यानी आपने सॉल्यूट किस तरह का लिया हुआ है। अगर आपने वोलाटाइल सॉल्यूट लिया हुआ है तो राउल्ट लॉ ये बिल्कुल गलत है, राउल्ट लॉ इस तरह अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है ना। यानी वोलाटाइल सॉल्यूट के लिए राउल्ट लॉ दूसरी तरह अप्लाई होता है, ठीक है। उसमें दोनों कंपोनेंट जो लिए जाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल होते हैं और जब आप ऐड करते हो ना तो दोनों का अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है, फिर दोनों को ऐड किया जाता है डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो वहां आपका राउल्ट लॉ चेंज हो जाता है, वहां राउल्ट लॉ आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर चला जाता है, यानी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर जाता है जाके, ठीक है ना। तो वो अलग अलग चीजें हैं। तो इतनी चीजें जो हमने बताई हैं इसको आप लिखिए। खैर यहाँ पे टाइम थोड़ा सा एक्सेस में लग रहा है आपका, ठीक है ना। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग सीधा आएंगे राउल्ट लॉ फॉर वोलाटाइल सॉल्वेंट, ठीक है ना, या वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो राउल्ट लॉ किस तरह से वेरी होगा या किस तरह से राउल्ट लॉ फॉलो करते हैं। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग आ जाएंगे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन अगर पेयर दिया हुआ है किसी सोल्यूशन का, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, तो उसको देखकर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आइडियल सोल्यूशन है और कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है, या उनके जो ग्राफ्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। या उसमें जो राउल्ट लॉ है कैसे हमें पता चलेगा कि राउल्ट लॉ जो भी हमें सोल्यूशन पेयर ऑफ सोल्यूशन दे रहा है उसमें राउल्ट लॉ पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या राउल्ट लॉ नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखेंगे।